को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि आप गुलदस्ता भेंट करके आदरणीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। तो वहीं आपको बताते चले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, जहां बजट को लेकर भी बोलते हुए सुनाई देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में। तो वहीं आपको बताते उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से आप सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कुंदन परिहार जी, दूसरे महामंत्री आदरणीय तरुण बंसल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय सुरेश जोशी जी, आदरणीय जो हमारे इस कार्यक्रम के पूरे प्रदेश भर में जो आयोजन हो रहा है उसके प्रदेश के समन्वय बनाए गए आदरणीय अनिल गोयल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे, और हमारे सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी जी उपस्थित हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्रदेश के संयोजक आदरणीय हिमांशु संतानी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को विस्तार से बजट के बारे में संबोधित करेंगे, और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह रहेगा कि आज की जो पत्रकार वार्ता है ये बजट पर ही आधारित है, और इसी पर अगर आप सभी लोग अपनी जिज्ञासा और प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आवाज आ रही क्या, समझ नहीं आ रही? मैं आप सभी मीडिया के अपने सभी मित्रों का आज इस चर्चा में यहाँ पर आप सबके पधारने पर आप सबका मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। सभी का बहुत अभिनंदन है, और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहते हैं। पिछले माह भी हम सबकी भेंट हुई थी। आज विशेष रूप से क्योंकि कल माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का, और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने, भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो, और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन देखने को हम सबको मिलता है। जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है, और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ने का समय था
उस समय हिमपात नहीं हुआ, कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के परिवर्तन, सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना। जैसे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से एहसास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिरता है वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट विकसित भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े और विकास समान रूप से पहुंचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है, जिसके फलस्वरूप ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने का भी बजट है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या, जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः यह बजट लोक कल्याण का बजट है, इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो, पर्वतीय राज्यों के लिए सतत विकास की परियोजनाएं जो अनवरत रूप से चलती रहें। और इको टूरिज्म इस बजट में मुख्य रूप से इसका प्रावधान ये स्पष्ट करता है कि भारत का भविष्य केवल तेज विकास नहीं बल्कि संतुलित एवं जिम्मेदार विकास पर आधारित होगा। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते भारत का यह बजट भारत के सुरक्षित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भविष्य का रोड मैप है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां कौशल विकास हेतु विकसित प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सचिवालय में श्रमिक कौशल पोर्टल का उद्घाटन। वहीं यूकेबीओसी WWB पंजीकृत श्रमिकों के लिए पोर्टल सीएम ने किया। श्रमिक कौशल विकास पहल शुरू। वहीं प्रशिक्षण पोर्टल से श्रमिकों को होगा लाभ, नई पहल से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ भी किया। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास हेतु विकसित प्रशिक्षण पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। ये पोर्टल उत्तराखंड भवन एवं अन्य सम्मान कार्यक्रम और साथ ही आपको बता दें कर्मकार कल्याण बोर्ड यूकेबीओसी WWB द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से श्रमिकों को कौशल वृद्धि, प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि ये पोर्टल श्रमिकों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन में सक्षम भी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर अधिकारियों और श्रमिक प्रतिनिधियों ने भी पोर्टल के महत्व की सराहना की और कहा कि ये पोर्टल प्रदेश के विकास और श्रमिकों की समृद्धि में योगदान करेगी। तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिवेदी की माताजी गीता त्रिवेदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने THDC देहरा खास पथरी बाग और स्थित आवास पर परियोजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिवार को धैर्य और संबल देने के लिए प्रार्थना भी की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी भी परियोजनों से मिलने पहुंचे और अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला में विधायक श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में सम्मिलित होकर कथा का लाभ उठाया। इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के महत्व और आध्यात्मिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में नैतिकता, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री ने उनके साथ मिलकर धार्मिक एवं सामाजिक समरसता का संदेश भी साझा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कथाएं समाज में सद्भाव और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बजट से गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ाया गया है, जो हमारे प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बजट के प्रावधानों से राज्य को अतिरिक्त संसाधनों की प्राप्ति होगी, जिससे विभिन्न विकास परियोजनाओं, आधारभूत ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देगा और सभी वर्गों के लिए उपयोगी भी साबित होगा। वहीं उन्होंने राज्य सरकार द्वारा इन संसाधनों की अधिकतम उपयोग करके जनता के जीवन में सुधार लाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 18,500 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं पेयजल की, उसको कहीं ना कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये बजट विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए, वो इससे प्राप्त होंगे। और बैठक से पूर्व पहले जो माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में बजट पूर्व एक सभी राज्यों के सुझाव लिए गए थे, उनसे वार्ता की गई थी। हमारे यहाँ से भी जो उनसे अनुरोध किया गया था कि जो शासकीय है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका विस्तार किया गया है, बल्कि इसको पहले से बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो वहीं रुड़की के बेनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर आपको बता दें हालात में काबू पाने और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र है जी, बिनारसी गांव से। भूपेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? ये जी हम गुरु रविदास लीला निकाल के और खाना खिला रहे थे, तो वे दूसरी पार्टी थी जो पहले तैयारी थी मोदी, उन्होंने एक लड़का लारो ले जाकर उधर गइयों में ले जाकर गोली मार दी। वो खत्म हो गया वहीं गाँव पड़ा हुआ लड़का। और फिर हम इधर से जब पता लगा गए, हम तो वैसे ही खाली आते, हमें तो पता ही नहीं क्या मैटर था, खाना खिला रहे थे सबको। उसके बाद फिर हम इधर से गए तो छत पर चढ़कर अपना गोलीबारी करने लगे। अब इनका दो लड़कों को, इनका भी गोली लगी हुई है पैर में और उस मुंह पे लगी हुई होठ पे। कितने लोग घायल? ये अजय 10-12 आदमी घायल है। किस बात को लेकर विवाद हुआ? भाई ये तो कह नहीं सकते, पुरानी कोई रंजिश होगी उनकी। कौन कौन लोग जिन्होंने फायरिंग करी? उसमें दो तो लड़के उसके थे शेरू के, और एक लड़का दीपा था, इसका क्या नाम राजवीर का। इन्होंने छत पर गोली चलाई खड़े होकर और उन्होंने गोली मारी उसका लड़के। 10-12। इसमें किसी आदमी की मौत हुई है? हाँ जी, 2 लड़कों को इनका लगी गोली और भी घायल है। किसी की मौत हुई है? हाँ, मौत हुई है एक लड़के की। कितनी मौत हुई? उसकी ऐसी होगी 18-20 साल। तो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है।
कोई कुछ समय पहले 1-2 साल पहले कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी और घायल क्या है कैसे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सर हल्का था, लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं। तो एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है और जब तक शांति व्यवस्था चूंकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के लिए आगे रखेंगे। क्या कभी तहरीर आई है? अभी तहरीर को तैयार करें, वो अगला टास्क ये है कि हम एक प्रॉपर तहरीर लें और इसके बाद FSL वाली हमारी चीज़ें होनी है। कुछ लीगल एक्शन जो प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो करेंगे। अच्छा सर, कितने लोग बताए? बाकी जैसी तहरीर आती, जो आई विटनेस होंगे, जो परिजन जो तहरीर देंगे उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अभी मांगे ठीक है, अभियुक्तों को पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये उनकी मांगे और तहरीर के बाद हम अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करें। तो वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल के खिलाफ एक महिला अधिकारी ने मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत की। शिकायत में तानाशाही रवैया और महिला अधिकारी को परेशान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि विवादों में रह रहे डीएम सवीन बंसल की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं और शिकायत की जांच को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक स्तर पर आगे की कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून में लोगों पर लगातार वन्यजीव हमलों के मामले बढ़ने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से जानवरों को जंगल में छोड़ा जा रहा है और अब ये उत्तराखंड के जंगलों में भी छोड़े जा रहे हैं। रावत ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है और प्रशासन को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ये मुझे पहले भी इसकी हमने 2015-16 में बहुत चेक पॉइंट बनाए थे, जिससे उस समय केवल बंदर, लंगूर और ये आवारा पशु यहाँ डाले जाते थे, भेजे जाते थे। अलग अलग म्युनिसिपल एरियाज के अंदर से लोग ट्रकों से यहाँ डाल देते थे, यहाँ के जंगलों में डाल देते थे। और हमने जब विजिलेंस रखी तो उससे जो है नियंत्रण में आए, बंदरों की और लंगूरों की संख्या आदि जो है नियंत्रण में आई। मगर इधर ये संख्या बड़ी है और भालू जिस आकार के हैं, सामान्यतः उत्तराखंड के गांवों में इस आकार के भालू नहीं होते। पर्वतीय क्षेत्रों के भालुओं के बाल बड़े होते हैं, इनके बाल बहुत छोटे और ये हिंसक स्वभाव के हैं। जो हिंसक स्वभाव जो है भालू नहीं तो जानवरों पर अटैक नहीं करता, ये जानवरों पर भी अटैक कर रहे हैं। तो एक दूसरा जो है ऐसा लग रहा है कि भालू भी और बंदर और लंगूर जो है बड़ी संख्या में यहाँ फिर जो है बाहर से आ रहे हैं और यहाँ के जंगलों में छोड़े जा रहे हैं। उससे यहाँ के लोगों की आजीविका पर और यहाँ के लोगों के जीवन पर बड़ा गंभीर प्रभाव है। तो वहीं प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और साथ ही क्षेत्रवासियों के साथ केंद्रीय बजट 2026-27 का लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने इसे सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताते हुए ये देश के आर्थिक विकास और नागरिकों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि बजट में गरीब, युवा और अन्नदाता और साथ ही आपको बता दें किसानों पर भी जोर इस बजट के दौरान दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने अपनी खुशी जताई। जन भावना के अनुरूप बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। जहां 2025 में बजट 50 लाख करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 54 लाख करोड़ किया गया है। किसानों को विशेष राहत दी गई है और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है। उसका सबसे ज्यादा फायदा हमको मिलने वाला है। आज सबसे ज्यादा MSP
और किसी फसल का है तो मड़ुए का है। और हमारा मड़ुआ सबसे बेहतर है, उसकी बहुत डिमांड है, हमें फायदा मिलेगा। इसी प्रकार तराई के क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, हमें फायदा मिलेगा। इसी प्रकार छोटे छोटे टूरिज्म और छोटे छोटे शहरों को पर्यटन जो विकसित करने की बात कही है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश की आर्थिकता प्रमुख क्षेत्र पर्यटन है। इससे हमको बहुत फायदा होने वाला है। आयुर्वेद की एक टेस्टिंग लैब हमारे प्रदेश में लगने वाली है, जिससे, क्योंकि फार्मा का सबसे बड़ा हब हमारा हरिद्वार है, पूरे देश में यहाँ से मेडिसिन जाती है। और फार्मा के क्षेत्र में 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ हमारे उत्तराखंड को मिलने वाला है। वहीं कई दवाइयों को और कैंसर की दवाई को और कई बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने का काम इस बजट में है। लखपति दीदी योजना, जिसके माध्यम से हमारी बहनें अपनी आजीविका को मजबूत करने की काम कर रही हैं, उस योजना को बढ़ावा देने की बात बजट में की गई है। आज कृषि का डिजिटाइजेशन की बात इसमें कही गई है, तो क्योंकि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इस बजट के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जन भावनाओं के अनुरूप ये बजट आज प्रस्तुत किया है। तो वहीं देहरादून में जिला प्रशासन और भारत सरकार ने जनगणना 2026 की तैयारियों के लिए सतर्क कदम उठाए। वहीं जिला अधिकारी को प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में कैंट और छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अनुपस्थित। इससे आपको बता दें, क्षेत्र निर्धारण और प्रारंभिक कार्य बाधित हुआ। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए निदेशक जनगणना ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सेंसस एक्ट 1948 के तहत कार्यवाही की संतुष्टि की। जिला प्रशासन अब अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में ला रहा है। तो वहीं कोटद्वार में दुकानदार के नाम पर बाबा शब्द को लेकर चल रहे विवाद में आज राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर दुकानदार दीपक के समर्थन में कहा कि संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया। ये विवाद 26 जनवरी से जारी है। बजरंग दल के विरोध और प्रदर्शन के बाद मामला और गरमा गया। वहीं आपको बता दें, पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। वहीं इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो वहीं हरिद्वार के श्यामपुर गाजी वाली क्षेत्र में ठाकुर दत्त काला जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्तराखंड की संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन किया और सभी को मतदान की शपथ दिलाई। अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर संतोष चमोला ने कहा कि वे हमेशा देश के उत्थान के लिए काम करते हैं और 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं और नागरिकों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने मतदान का सही उपयोग कर सके। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।